आज का हमारा चैप्टर है बेटा हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, सिमिलैरिटीज का और डिफरेंसेस दोनों ही क्या है आपके पास, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो पास हो रहे हैं वो हेरिडिटी है। और इवोल्यूशन क्या है? ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन। नई जो कमिंग जनरेशन होंगी उनमें धीरे धीरे चेंजेस होना, वो क्या कहलाएगा आपके पास? इवोल्यूशन। देखिए, हेरिडिटी किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर का, ट्रेट का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होना आपके पास हेरिडिटी कहलाया। और हेरिडिटरी स्टडी करना, हेरिडिटरी और वेरिएशन, हेरिडिटरी के बेसिस पे आपकी सिमिलैरिटीज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में गई, और जो डिफरेंसेस भी आए हैं उनका कॉज क्या है, उन डिफरेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है, उनकी स्टडी करना आपके पास क्या कहलाएगा? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो टर्म है आपके पास, सबसे पहले वो डब्ल्यू बेटसन नाम के साइंटिस्ट ने 1905 के अंदर यूज़ की। और एक मतलब ग्रिगर जॉन मेंडल जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने डिटेल में जेनेटिक्स की स्टडी की और उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कंसीडर किया जाता है। मतलब टर्म सबसे पहले यूज़ किए डब्ल्यू बेटसन ने, और फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं ग्रिगर जॉन मेंडल। वेरिएशन का मतलब होता है बेटा डिफरेंसेस, दो इंडिविजुअल्स के बीच में जो डिफरेंसेस है उन्हें कहेंगे वेरिएशन। वेरिएशन आपके पास दो टाइप की हो सकती है, एक सोमेटिक वेरिएशन और जर्मिनल वेरिएशन। सोमेटिक वेरिएशन क्या है? जो सोमेटिक सेल्स में हो। दो टाइप की सेल्स हैं, एक है सोमेटिक सेल्स और एक है आपके पास गेमेटिक सेल्स। गेमेटिक सेल्स रिप्रोडक्शन के अंदर काम आ रही है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जिनके बेसिस पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जाती है। और सोमेटिक क्या है आपके पास? विद इन इंडिविजुअल, वो कन्फाइंड रह जाती हैं आपके पास, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होती। इन्हें एक्वायर्ड वेरिएशन भी कहते हैं, कि अपने लाइफ स्पान के अंदर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जितना भी जो भी इंफॉर्मेशन गेन कर रहा है, जो वो आगे पास नहीं कर पा रहा है, उसे एक्वायर्ड वेरिएशन कहेंगे। और सोमेटिक वेरिएशन की अगर हम कॉज की बात करें तो एनवायरनमेंट के जितने भी फैक्टर हैं, जैसे फूड, एयर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, वो वेरिएशन कॉज कर सकते हैं। जैसे लाइट, अगर स्ट्रॉन्ग सनलाइट ह्यूमन स्किन को दी जाए तो वहाँ मेलानिन के कारण डार्क कलर कॉज करेगा वो। और इसका भी कॉज क्या है? मेलानिन से फ़ायदा क्या होगा कि वो जितनी भी हार्मफुल यूवी रेज हैं उनसे, सन की जो हार्मफुल यूवी रेज हैं उनसे प्रोटेक्शन देता है। हैबिटाट, रहने की जगह जो है आपके पास, वो जेनेटिक मेकअप को बहुत हद तक डिसाइड करती है। न्यूट्रिशन कैसा मिल रहा है उसके बेसिस पे वेरिएशन आ रही है। फिर है यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन। किसी ऑर्गन का आप कंटिन्यूस यूज़ करते हो तो वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, और किसी को कम यूज़ कर रहे हो तो वो उतना ही रिड्यूस हो जाता है। कॉन्शियस एफर्ट, कि लगातार हम किसी चीज़ के लिए कितना एफर्ट कर रहे हैं, सोमेटिक वेरिएशन उस पर्टिकुलर जो सोमेटिक सेल्स हैं वो उतनी ही शार्प होती चली जाती हैं। फिर है आपके पास जर्मिनल वेरिएशन, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती हैं, बाय बर्थ प्रेजेंट होती हैं। इन वेरिएशंस के फ़ायदे क्या हैं आपके पास? एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली चेंज है तो अडप्टेशन पावर इनके बेसिस पे आती हैं। ये इवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल फॉर्म करती हैं, और एग्जिस्टेंस में ये एक बेटर वे प्रोवाइड करती हैं। इट हेल्प्स मैन इन इम्प्रूविंग, कि जो ऑलरेडी हैं आपके पास रेसेस, स्पीसीज से छोटी टर्म हो जाती है रेस, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल बनाने के लिए, मतलब उनमें इम्प्रूवमेंट के लिए हेरिडिटरी का बेस हैं ये, और न्यू ट्रेट्स इनके थ्रू जनरेट होते हैं। ये क्वेश्चन ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। फिर है मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन। ग्रिगर जॉन मेंडल जो थे आपके पास, उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब रोल प्ले जेनेटिक्स के अंदर। उन्होंने गार्डन पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, ये हम कर भी चुके हैं डिटेल में। मतलब मेन काम क्या था? उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 1866 के अंदर, लेकिन जो इनके काम को पहचान मिली थी वो 1900 के अंदर मिली थी। उनकी डेथ हो गई थी 1884, मतलब आफ्टर हिज डेथ। मतलब जिस टाइम वो काम कर रहे थे उन्हें पता भी नहीं था कि वो हेरिडिटरी जेनेटिक्स के लिए एक बेस तैयार कर रहे हैं। उनके काम को उनकी डेथ के बाद बहुत ज़्यादा पहचान मिली है। उन्हीं के काम को रीडिस्कवर किया ह्यूगो डी वेरिस ने, और कार्ल कॉर्निस ने, और ये एरिक वॉन टेस्मार्क ने। मतलब इसी काम के ऊपर उन्होंने स्टडी की और बताया कि वो सब कुछ ठीक था। इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो। कुछ टर्म्स आपको ज़रूर पता होना चाहिए बेटा। जीन क्या है? हेरिडिटरी यूनिट है, और एक कैरेक्टर को ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास करता है। एलील, जीन हमेशा, जैसे हम कैपिटल टी लिखते हैं, वो टी क्या है? उसमें अलील हैं। ईच ऑफ द मेंबर ऑफ द जेनेटिक पेयर, वो जो पेयर है आपके पास, जो अल्टरनेटिव दो ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है, वो पेयर का हर एक जो फॉर्म है, मेंबर है, वो क्या कहलाता है आपके पास? अलील। जब आपके पास दोनों अलील सेम है तो उसे हम कहेंगे होमोजाइगस। ठीक है,
एक ट्रेट के लिए जब दोनों चाहे डोमिनेंट हैं चाहे रिसेसिव हैं आपके पास। हेट्रोजाइगस जब अलील जो है एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए आपके पास अलग अलग हो जाते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। डोमिनेंट ट्रेट जो हर हाल में अपना एक्सप्रेशन दे। रिसेसिव ट्रेट जो ड्वार्फ दब्बू मतलब अपना एक्सप्रेशन रोक दें। जीनोटाइप जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन किसी चीज़ की क्या है, जैसे हम कह रहे हैं टॉल प्लांट, तो टॉल प्लांट को जीनोटाइप के बेसिस पे हम कैसे शो करेंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जीनोटाइप है। फिनोटाइप की फिजिकल एक्सप्रेशन क्या है, मॉर्फोलॉजिकल फीचर क्या है, जैसे हमने कह दिया टॉल है, शॉर्ट है, ब्लैक है, वाइट है, क्या है। फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस जहाँ पे एक कैरेक्टर को कंसीडर किया जाए। डाई हाइब्रिड में हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली एक ही क्रॉस के टाइम पे हम 2 कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं। ट्राई हाइब्रिड में हम 3 लेके चलेंगे। बैक क्रॉस जब F1 जनरेशन का पेरेंट्स के साथ क्रॉस करवाया जाएगी, मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। टेस्ट क्रॉस F1 का किसी भी रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस करवाया जाए, टेस्ट क्रॉस। इमेस्क्यूलेशन क्या होता है आपके पास, बाइसेक्सुअल कोई फ्लावर है उसमें से मेल वाले पार्ट को, एंथर को रिमूव कर देना, वो टर्म कहलाती है इमेस्क्यूलेशन। मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे उसने गार्डन पी प्लांट चूज़ किया, और वही क्यों किया, क्योंकि उसकी लाइफ साइकिल शॉर्ट थी, उसमें जो कैरेक्टर थे वो वेल डिफाइंड थे, वो बाइसेक्सुअल फ्लावर था, मेल फीमेल दोनों पार्ट थे उसके अंदर, सेल्फ फर्टिलाइजेशन उसमें पॉसिबल था, हाइब्रिडाइजेशन भी इजीली करवाया जा सकता था, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करवाया जा सकता था। अगर हम ट्रेट्स की बात करें तो जो मेंडल ने लिए थे 7 ट्रेट, जो हम डिटेल में पढ़ भी चुके हैं। मेंडल परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट, मतलब उसके जो रूल्स थे, एक्सपेरिमेंट की जो स्ट्रेटजी थी वो क्या थी, सबसे पहले उसने मतलब प्लांट सेलेक्ट किए और उनकी सेल्फ ब्रीडिंग करवाई, ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन के थ्रू प्योर लाइन तैयार करवाई, फिर उन प्योर लाइन का आपस में क्रॉस करवाया, हाइब्रिड बनवाया, और फिर जो हाइब्रिड बने उनमें फिर से क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। ये उसकी वर्किंग एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेटजी थी। मेंडल क्यों सक्सीड हुआ, क्योंकि उसने पी प्लांट को लिया जो आपके पास ट्रू ब्रीडिंग प्लांट था, प्योर लाइन जिसे तैयार की जा सकती थी। ही सूटेड सिंगल ट्रेट एट ए टाइम, मतलब उसने एक टाइम पे एक ही ट्रेट के ऊपर काम किया, ये नहीं कि वो एक बार में ही बहुत सारे ट्रेट पे चला गया। और उसने मैथमेटिकल अप्रोच यूज़ की थी लाइफ साइंस के अंदर। और दूसरा क्या था, वो लकी भी था कुछ काम के अंदर कि उसने जो जीन स्टडी किए वो क्या थे, एक दूसरे से मतलब बहुत अलग थे, अलग अलग क्रोमोसोम पे वो लाई कर रहे थे, मतलब लिंकेज का कोई चांस नहीं था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब हम सिंगल कैरेक्टर को लेके करें, ये आप डिटेल में कर चुके हो, आई होप कि कोई प्रॉब्लम ना रही हो आपको। जैसे आपके पास यहाँ रेशो आ जाएगी, फिनोटिपिक रेशो 3:1, जीनोटिपिक रेशो आ जाती है आपकी 1:2:1। ये ज़रूर ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। डाई हाइब्रिड क्रॉस भी हमने किया था जिसमें रेशो आई थी हमारी 9:3:3:1। मेंडल्स के लॉ की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर की, हर एक कैरेक्टर के लिए जो जीन है वो आपके पास 2 फैक्टर, मेंडल ने जीन के लिए टर्म यूज़ की थी बेटा फैक्टर, ठीक है, कि वो 2 फैक्टर में होगा, और उस 2 फॉर्म में आपके पास क्या है, अलील्स या एलिलोफॉर्म्स जिन्हें हम कहते हैं, जैसे हम टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी या स्मॉल टी, मतलब हमेशा वो पेयर में मिलेगा आपके पास। फिर है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कह रहा था, जब भी आप मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन में बात कर रहे हो, मतलब क्या होगा कि जो डोमिनेंट वाला है वो हर हाल में हर कंडीशन में खुद को एक्सप्रेस करेगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, देखिए बाकी सबके आपके पास एक्सेप्शनल मिल जाएंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का अब तक कोई एक्सेप्शनल नहीं है। ये कह रहा है कि नॉर्मल कंडीशंस के अंदर क्या होगा, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन जो 2 अलील हैं दे गेट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से अलग होंगे ही होंगे, अगर नहीं होंगे तो एबनॉर्मलिटी कॉज करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट जो रिजल्टेंट था डाई हाइब्रिड क्रॉस का, इससे क्या पता चल रहा था आपके पास, व्हेन यू कंसीडर 2 कैरेक्टर्स साइमल्टेनियसली देन दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन इंडिपेंडेंटली। वहां आप 2 ले आओ एक साथ, 3 स्टडी कर लो एक साथ, उनका जो सेपरेशन का पैटर्न है उसके ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीन टर्म दी थी जॉनसन्स नाम के साइंटिस्ट ने, मेंडल ने इस जीन के लिए टर्म यूज की थी फैक्टर, और जीन वो फैक्टर हैं आपके पास, वो टर्म है जिनके बेसिस पे कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहे हैं। जीन जो है आपके पास वो क्रोमोसोम के ऊपर लाई कर रहे हैं, स्पेसिफिक उनकी पोजीशन होती है और उन पोजीशन को लोकस कहते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जैसे हम कह रहे हैं कि जीन पास हो रहे हैं, वैसे ही क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या कह रही थी कि क्रोमोसोम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं, और ये थ्योरी दी थी बॉवरी और सूटर नाम के साइंटिस्ट ने 1902 में, याद रखना मस्ट। ये क्वेश्चन जरूर ट्राई कर लेना।
सेक्स डिटर्मिनेशन की ऑटोसोम मतलब क्रोमोसोम भी यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम की बात की गई, मतलब सारे क्रोमोसोम को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक ऑटोसोम जो सोमेटिक कैरेक्टर से रिलेट करते हैं और दूसरे आपके पास एलोसोम, इन्हें हेट्रोसोम भी कहते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम मेल के अंदर होते हैं एक्स वाई और फीमेल के अंदर एक्स एक्स एस। जो एक्स क्रोमोसोम है वो हैंकिंग नाम के साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया था, और सेक्स क्रोमोसोम के बारे में सबसे पहले जैसे ये MC क्लंग नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। ठीक है, विल्सन्स और स्टीवंस वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन जो मेथड है वो लेगेसियस इंसेक्ट जो है उसके अंदर फाइंड आउट किया था। XX फीमेल एंड XY मेल जो नॉर्मली देखने को मिलता है, ये पैटर्न जो हमने ह्यूमन में स्टडी किया था, और XY फीमेल एंड XX मेल मतलब जहाँ पे फीमेल हेट्रोगेमेटिक हो और मेल क्या है आपके पास होमोगेमेटिक हो, जो बर्ड, फिश और रेप्टाइल्स में देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात कर रहे हैं तो वो है हमारे पास ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि अर्थ के ऊपर लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई। उसके लिए अलग अलग थ्योरी दी गई थी बेटा, जैसे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि कोई सुपर नेचुरल पावर, जिसे हम गॉड भी कह सकते हैं, कि वो थी, और उसने क्या किया मतलब डायरेक्टली, जैसे अगर हम हिंदू रिलीजन में बात कर रहे हैं तो मनु देव, और ये क्रिश्चियन के अंदर अलग अलग मतलब डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म मतलब ह्यूमन तैयार भेजे थे, लेकिन ये थ्योरी के लिए कोई प्रूफ नहीं मिला तो इसे रिजेक्ट कर दिया गया। फिर है आपके पास थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन की अचानक लाइफ बनी, नॉन लिविंग मटेरियल से बनी और अचानक से बन गई। इस थ्योरी को थील्स और एरिस्टोटल ने सपोर्ट भी किया था। ये वाली बात ठीक है कि नॉन लिविंग मटेरियल से बनी, लेकिन अचानक नहीं बनी है, इसलिए बाद में इस थ्योरी को भी रिजेक्ट किया गया। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस बायो मतलब लिविंग, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से फॉर्मेशन होना। रेडी, लजारो और आपके पास लुइस पॉस्चर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी दी थी। और बायोजेनेसिस कंसेप्ट हग्सले और हार्वे ने दिया था, उनके बेसिस पे ही मतलब उन्होंने प्री एग्जिस्टिंग वंस की जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है उनके बेसिस पे नई लाइफ, जैसे रेड्डी ने एक्सपेरिमेंट किया था, एक जार ले लिया, उसके अंदर मीट रख दिया, ठीक है, एक और जार लिया, उसमें मीट का पीस रखा और एक को वायर गॉज से कवर कर दिया, एक जार ओपन था, ओपन जार में आपके पास इंसेक्ट्स आ गए, उन्होंने एग रिलीज किया और नई लाइफ ओरिजिनेट हुई। जो क्लोज वन थी वहाँ से ऐसा कुछ नहीं हो पाया। फिर है कॉस्मोजोइक थ्योरी। कॉस्मोजोइक थ्योरी क्या है आपके पास, लाइफ कम टू अर्थ फ्रॉम, ये कह रहा है कि अर्थ के ऊपर लाइफ आई किसी और हेवनली बॉडी से, कोई और अर्थ जैसा ही मतलब प्लैनेट है, वहाँ से स्पोर और सीड्स आए और वहाँ से लाइफ बन गई, ये थ्योरी ये कह रही थी। फिर दी गई मॉडर्न थ्योरी जो आज के दिन हम फॉलो कर रहे हैं, और ये कह रही है कि बहुत सारे मतलब फिजियोकेमिकल चेंजेस हुए हैं जिसके बेसिस पे धीरे धीरे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बने और उनके बेसिस पे प्रोटोप्लाज्म मतलब लिविंग मटेरियल बना। ये थ्योरी की डिटेल है। इस थ्योरी के लिए ऑपरेन और हेल्डन थ्योरी मतलब नाम दिया गया था। ये ऑपरेन और हेल्डन नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। उनकी बुक है ओरिजिन ऑफ लाइफ, उसमें ये थ्योरी एक्सप्लेन की गई थी। लाइफ जो है आपके पास इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो नॉन लिविंग मटेरियल से बनी है सबसे पहले, लेकिन एक बार बनने के बाद बायोजेनेटिकली एवर सिंस, उसके बाद क्या है, एक बार स्टार्टिंग में वो नॉन लिविंग मटेरियल से बनी, लेकिन एक बार बनने के बाद क्या हुआ कि लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से बननी शुरू हो गई। केमिकल इवोल्यूशन थ्रू फिजियो केमिकल प्रोसेस, धीरे धीरे वो फिजियो केमिकल चेंजेस आए जो मेन था मतलब सोर्स था, और जिसे हमने मटेरियलिस्टिक थ्योरी भी कहा ऑपेरॉन और हेल्डन की। जो फर्स्ट लाइफ थी सिंगल सेल थी, वो सॉल्टी वाटर में मतलब ओशियन में जनरेट हुई थी। लाइफ जो है मतलब इनके अकॉर्डिंग हम फेजेस की बात करें तो फर्स्ट फेज में क्या था, एटॉमिक फेज था, सिर्फ एटम्स लाई कर रहे थे, अर्थ की कोर में हैवी मेटल्स प्रेजेंट थे, अर्थ क्रस्ट में आपके पास ये वाले मेटल्स प्रेजेंट थे, एटमॉस्फेयर में आपके पास ये मतलब ऑक्सीजन जो थी वो बहुत कम, इनिशियल स्टेजेस में बहुत कम, यहाँ देखो ऑक्सीजन एटम की फॉर्म में ही शो किया है, बहुत कम। मॉलिक्यूलर सेकेंड फेज को मॉलिक्यूलर फेज का है, जहाँ पे इन सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मतलब कंपाउंड्स एटम से कंपाउंड बनने शुरू हुए आपके पास, जैसे H2 मोस्ट रिएक्टिव, वहाँ सबसे ज़्यादा यही था हाइड्रोजन, ठीक है, 90% जो मतलब एटमॉस्फेयर है उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट थी। थर्ड फेज था आपके पास फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से आपका सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, और उनसे आपके पास जैसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिंपल अमीनो एसिड बने, फैटी एसिड, सिंपल शुगर, नाइट्रोजन बेसिस ये तैयार हुए थे। और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अबो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब जो बने थे
इन्हीं के कारण पॉसिबल हो पाया कि ये सब आपस में रिएक्ट करके और प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस हुई। प्रीबायोटिक सूप मतलब लाइफ से पहले का जो भी मटेरियल था, हॉट डाइल्यूटेड मिक्सचर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड इन सी वाटर, उसे नाम दिया गया है प्रीबायोटिक सूप। ये हाल्डेन ने इसे ये नाम दिया था। फिर स्टैनले एंड मिलर और यूरे एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया भी था, उन्होंने इस थ्योरी को प्रूव करके दिखाया था। ये उनका एपरेटस था। यहाँ उन्होंने बॉइलिंग वाटर लिया, ठीक है, और वैक्यूम, ये वैक्यूम शो कर रखा है, वैक्यूम की हेल्प से इस ग्लास एपरेटस की सारी उन्होंने एयर निकाल दी, मतलब ऑक्सीजन रिमूव कर दी। अगर ऑक्सीजन होगी तो वो ऑक्सीडाइज कर देगी मटेरियल को और कभी भी कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे बनने ही नहीं देगी, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने ये ग्लास चैम्बर के अंदर मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, ये गैसेस रखी थी, ठीक है। 2:1:1 इनकी मतलब उन्होंने रेशियो रखी थी। हाइड्रोजन ज़्यादा, अमोनिया और फिर मीथेन, हाइड्रोजन के 2 और ये 1:1 रेशियो के अकॉर्डिंग। यहाँ से पानी उन्होंने गर्म किया, नीचे ट्राइपॉड स्टैंड के बेसिस पे पानी गर्म किया, वाटर वेपर्स बने जो यहाँ इस चैम्बर तक आए। यहाँ पे उस चैम्बर के अंदर उन्होंने इलेक्ट्रोड रखे थे, इलेक्ट्रोड के बेसिस पे स्पार्किंग हो रही थी, मतलब एनर्जी जनरेट हो रही थी। और इन एनर्जी और इन गैस के बेसिस पे जब रिएक्ट किए तो यहाँ कंडेंसर था, यहाँ पे चैम्बर बहुत गर्म हो गया था वेपर्स के बेसिस पे, तो यहाँ पे कंडेंसर था जो आपके पास ठंडा कर रहा था इन सारे चीज़ों को, जो यहाँ पे आपके पास नीचे आया इस यू शेप्ड की ट्यूब के अंदर, और यहाँ पे नोटिस हुए थे कि सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यहाँ प्रेजेंट हैं। ये था मिलर और यूरे एक्सपेरिमेंट। फिर थी लेमार्क की थ्योरी, जिसे लेमार्किज्म कहा गया, ये आपके पास लेमार्क ने दिया था। और द टर्म बायोलॉजी जो है आपके पास वो लेमार्क और ट्री वेरिएंस ने दे रखी है। बेसिक कंसेप्ट क्या थे लेमार्क की थ्योरी के? इंटरनल वाइटल फोर्सेस, इसने कहा था कि कुछ फोर्सेस हैं जो हर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, और यही वो फैक्टर्स हैं जो आपके पास आपकी साइज, पूरी बॉडी का साइज, ऑर्गन का साइज बढ़ा रहे हैं। इसके ऊपर मतलब सेकंड इसका फैक्टर था अफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड न्यू नीड्स। जितना भी एनवायरनमेंट का अफेक्ट आएगा, जितनी ज़्यादा न्यू नीड्स होंगी, उतना ही क्या है पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जितना काम होगा वो मतलब उतना इंप्रूव होता चला जाएगा। यूज़ एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, इन नीड्स के अकॉर्डिंग ऑर्गन्स का यूज़ होगा, और जिसको जितना यूज़ करोगे वो उतना ज़्यादा शार्प होगा, और नहीं यूज़ करोगे तो वो उतना ही आपके पास ख़त्म होता चला जाएगा। थ्योरी में आप अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते हो, ये जो कहेगा वो आपको एज सच, क्योंकि ये थ्योरी है, यू कांट चेंज इट। नेक्स्ट फैक्टर था जैसे इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इसने कहा था कि एक इंसान जितने भी कैरेक्टर एक्वायर कर रहा है अपने लाइफ टाइम में, वो सब के सब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में सेंड किए जा सकते हैं, जो गलत था। इस लेमार्क की थ्योरी के फेवर के पॉइंट क्या थे? जैसे जिराफ के अंदर लॉन्ग लिम्स और लॉन्ग नेक होना, मतलब अकाल पड़ गया, कहीं खाने को नहीं मिला, जिराफ लगातार पेड़ के ऊपर जो पत्ते बचे थे उनको खाने के लिए अपनी गर्दन को स्ट्रेच करता, और धीरे 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 क्या हुआ, जिराफ की गर्दन और जो लिम्स है वो लंबे हो गए, मतलब लगातार उसने यूज़ किया उनका। एक्वेटिक बर्ड जो हैं वो उन्होंने लगातार अपने टोज को स्ट्रेच किया, और उनकी उंगलियों के बीच में, ये टोज के बीच में क्या है आपके पास वेब लाइक स्ट्रक्चर बन गया, जो फ्लोटिंग में हेल्पफुल था। स्नेक के जो पैर थे आपके पास, लिम्स थे, वो बर्रोइंग हैबिट में यूजफुल नहीं थे, धीरे धीरे वो लॉस हो गए। डियर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा आपके पास गुड रनर बन गया। और रेक्टरटाइल क्लॉज ऑफ कार्निवोरस एनिमल्स, ये भी इसी का रिजल्टेंट है। क्लॉज मतलब पंजे की, वो शिकार करने में उनके हेल्पफुल थे। क्रिटिसिज्म लेमार्क की थ्योरी के अगेंस्ट में क्या पॉइंट थे आपके पास? इसका फर्स्ट पॉइंट क्या था आपके पास? टेंड्स टू इंक्रीज देयर साइज बट इट इज नॉट ए यूनिवर्सल ट्रुथ। कोशिश कर ली लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं था कि उससे बढ़ी जाएंगे। जैसे एंजियोस्पर्म ट्रीज सिम्स टू हैव बीन प्रिमिटिव, बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव हैं, शब्स, हर्ब्स, ग्रासेस, वो लेकिन वो आज तक लंबे नहीं हुए, उसी साइज में वो प्रेजेंट है। सेकंड क्या था? वी कांट हैव अ स्प्राउट विंग्स विशिंग टू फ्लाई लाइक बर्ड्स। हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम बर्ड्स की तरह उड़े, लेकिन आज तक विंग्स नहीं बना पाए हैं। ऑब्जेक्शन अगेंस्ट थर्ड कंसेप्ट, जो आईज थी रेगुलर रीडर डू नॉट इंक्रीज, जो लगातार पढ़ रहे हैं उनकी इंक्रीज नहीं हुई, पावर नहीं बढ़ी है उनकी एज के साथ। बीटिंग हार्ट मेंटेन से कांस्टेंट, लगातार हार्ट बीट करता है लेकिन फिर भी उसका साइज सेम रहता है। ये कुछ पॉइंट थे जो इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और एक मेन पॉइंट ये था कि एक्वायर्ड कैरेक्टर को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। और इस फोर्थ पॉइंट के अगेंस्ट में थ्योरी दी गई थी वेजमैन थ्योरी। वेजमैन ने क्या कहा था कि एक्वायर्ड कैरेक्टर को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। इन्होंने थ्योरी दी थी कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, कि सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो सकता है। फिर थ्योरी दी गई नियो लेमार्किज्म, लेमार्क की थ्योरी में चेंजेस करके
कि इसमें कुछ चेंजेस कर दिए थे। अकॉर्डिंग टू नियो लेमार्किज्म क्या था, एनवायरमेंटल अफेक्ट है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के ऊपर। अकॉर्डिंग टू इट चेंजिंग एनवायरनमेंट गिव राइज टू सम फिजिकल, जो एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है वो कुछ फिजिकल और केमिकल चेंजेस एक ऑर्गेनिज्म में कॉज करता है, जिसके बेसिस पे जर्म प्लाज्म पे अफेक्ट आता है और उसके बेसिस पे वो कैरेक्टर्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरी थी डार्विन की थ्योरी, इसे नेचुरल सिलेक्शन भी थ्योरी भी कह देते हैं। डार्विन, चार्ल्स डार्विन पूरा नाम था और फादर ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इन्हें कंसिडर किया जाता है। पहले मतलब आपके पास ये नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी थी, जो डार्विन था वो अपनी एक हिस्टोरिकल व्याक के ऊपर था और शिप का नाम था HMS बिगल इस टाइम पीरियड के अंदर। पॉस्टुलेट क्या थे इस थ्योरी के अंदर, मेनली 5 पॉस्टुलेट थे कि सबसे ज़्यादा मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या था, जो आपके पास ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे, मैक्सिमम जितना वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं उतना मल्टीप्लाई करेंगे और जितना भी मतलब मैक्सिमम उन्होंने कर लिया, लेकिन फूड और जो स्पेस है वो वहाँ लिमिट कॉज करेगा, वो उससे ज़्यादा उन्हें एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ने नहीं देगा। फिर वहाँ नेचुरल सिलेक्शन काम करेगा, मतलब उस लिमिट फैक्टर में जो बेटर होगा वो सर्वाइव कर जाएगा और जो बेटर नहीं होगा वो सर्वाइव नहीं करेगा। वेरिएशन रूल्स था नेचर का, मतलब इनके अकॉर्डिंग कि नेचर वेरिएशन कॉज करेगा ही करेगा और जो बेनिफिशियल भी थे उनके बेटर एग्जिस्टेंस के लिए। नेचुरल सिलेक्शन क्या है, ये मेन पॉइंट था इसकी थ्योरी का। जो यूजफुल वेरिएशन है उन्हें हमेशा नेचर प्रिजर्व करने की कोशिश करेगा और उसे ही हम नाम देते हैं नेचुरल सिलेक्शन। मेरिट्स क्या थी, डार्विन वॉज टू रिकोगनाइज वन ऑफ द मेजर फैक्टर, अडेप्टेशन पे मतलब नेचुरल सिलेक्शन पे उसने बहुत अच्छा पॉइंट दिया था। डीमेरिट्स क्या थी आपके पास, प्रिंसिपल द डेथ ऑफ द यूनिट एंड द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वॉज कंसीव्ड। इसने कहा था कि बहुत ब्लडी वॉर है कि सिर्फ जो अच्छा है वो सर्वाइव करेगा एंड ऑल दैट, तो इतना भी सब कुछ नहीं था, वो एक पीसफुल प्रोसेस थी जिसे ब्लडी वॉर बना दिया गया इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। जो नेचुरल सिलेक्शन वेरिएशंस के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, बट ही डिड नॉट कंसीडर द पॉसिबिलिटी ऑफ द ओरिजिन, लेकिन उससे ये पॉसिबल नहीं है कि न्यू हेरिडिटरी वेरिएशन आएंगी ही आएंगी। डिड नॉट डिस्टिंग्विश, इसने हेरिडिटी और एनवायरमेंटल वेरिएशन के बीच में डिफरेंस नहीं बताया था और इस थ्योरी को इम्प्रूव करने के लिए दिया गया था न्यू डार्विनिज्म कंसेप्ट। वेस्टमैन, मेंडल, हक्सले और गेट्स, डी वेरिस, ह्यूगो डी वेरिस ने मिलकर ये दिया था। वेरियस एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए डार्विन की थ्योरी के अगेंस्ट और 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर उन्होंने दिए थे। एक तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें चेंजेस हो रहे हैं और चेंजेस का कारण क्या है, क्रोमोसोमल एब्रिएशन, क्रोमोसोम में से कुछ फैक्टर का डिलीट हो जाना या कॉपी हो जाना या एक जगह से दूसरी जगह किसी जीन का चला जाना या इनवर्स हो जाना, जैसे ABC सीक्वेंस है तो वो हो जाए CBA। क्रोमोसोमल नंबर में कि कोई हैप्लॉयड था डिप्लॉयड हो गया, डिप्लॉयड से हेक्साप्लॉयड हो गया, पॉलीप्लॉयडी, ठीक है। जीन म्यूटेशन, सडन चेंज हो गए जेनेटिक मटेरियल में। हाइब्रिडाइजेशन, 2 अलग अलग के बीच में क्रॉस करा दिया। फिर नेचुरल सिलेक्शन की नेचर जो है वो सेलेक्ट कर रहा है, ये पॉजिटिव सिलेक्शन मेथड है, ओवरकम कर रहा है एनवायरमेंटल स्ट्रेस को और जो प्रोजनी है उसे बेटर डेवलप कर रहा है। देन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हम पढ़ चुके हैं, 2 अलग अलग स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को रोके, और ये आपके क्वेश्चन ट्राई करने हैं।